नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शुक्ला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एकेएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक परिचय, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन। सामान्य परिचय है भारत का। पिछली क्लास में आपने भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जाना था, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार जाना था, बहुत बारीक से मैंने उसे पढ़ाया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी उसे उतने ही आनंद के साथ पढ़ रहे होंगे जितने आनंद के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आज है भारत का भौगोलिक परिचय, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन। दोस्तों, भारत के बारे में पढ़ने से पूर्व पहले आपको ये भारत शब्द, इंडिया कैसे सामने आया, भारत ये जो नाम है, नामकरण कैसे हो गया भारत का, इसके बारे में जानना है। भारत कहाँ स्थित है, किस गोलार्ध में, इसके बारे में भी जानना है। चलिए जान लेते हैं। अपने देश के बारे में जानना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बिगेस्ट अचीवमेंट्स होती है। ठीक है मित्रों, जो भारत की आकृति है, जो भारत का अपने इंडिया का शेप है ना, वो कैसा है, पतंग के जैसा है। और ये जो है स्ट्रैबो ने कहा था, ये भूगोलवेत्ता है, जियोग्राफर हैं। कौन? स्ट्रैबो ने भारत की आकृति को, शेप ऑफ इंडिया, भारत के शेप को पतंग जैसे कहा, काइट, पतंग जैसे। ठीक है, एवं दूसरे शब्दों में भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। कैसी आकृति है? चतुष्कोणीय। ठीक है, क्वाड्रेंगुलर, याद रखिएगा। अब आप जानते हैं पतंग भी कैसा होता है, कैसा होता है पतंग? चतुष्कोणीय ही होता है। आपको पतंग में 4 एंगल बने दिखते होंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेंगुलर होता है भारत की आकृति है। ठीक है, भारत किस गोलार्ध में है? सबसे पहले यदि अक्षांशों के हिसाब से बात की जाए, या कहें भूमध्य रेखा, इक्वेटर, या कहें 0 डिग्री अक्षांश रेखा के हिसाब से बात की जाए, तो भारत उत्तरी गोलार्ध पर आता है, नदर्न हेमिस्फीयर पर। यदि देशांतर रेखा की बात की जाए, वो भी GMT, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं, उस आधार पर, उसके बेस पर यदि कहा जाए तो भारत पूर्वी गोलार्ध पर आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर। आप पिछले वीडियो देखेंगे, बहुत शानदार तरीके से मैंने पढ़ाया है। ठीक है, आपने पढ़ा भी है। तो भारत कुल मिलाकर उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर आता है। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर भारत लोकेटेड है, पूरे ग्लोब पर आप देखेंगे जब। ठीक है मित्रों, भारत दक्षिण एशिया का देश है। दक्षिण एशिया क्यों मैंने बोला, जरा आप विशेष ध्यान देंगे। यह है ग्लोब। भारत जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा, लैटिट्यूड लाइन, या कहें ग्रीनविच रेखा जो लाइन है, इसके पूर्व में है, तो इसलिए भारत को पूर्वी गोलार्ध में कहा जाता है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर भारत स्थित है। अब चूंकि आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा भाग एशिया कहलाता है। कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और उसके नीचे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। तो भारत जो है, आप देख पा रहे होंगे, भारत यहाँ पर स्थित है, अर्थात ये पूरा एशिया है। तो ऊपर वाला पार्ट हो गया क्या? नॉर्थ एशिया, उत्तर एशिया, उत्तरी एशिया, और ये दक्षिण एशिया। ठीक है, तो भारत जो है तो एशिया महाद्वीप का भाग, एशिया कॉन्टिनेंट का ही एक देश है, कंट्री है। लेकिन यदि प्रॉपर पूछा जाए कि उत्तर एशिया या दक्षिणी एशिया, तो आपका उत्तर होना चाहिए साउथ एशिया का देश है भारत। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है मित्रों, भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व व पश्चिम के मध्य स्थित है, ईस्ट और वेस्ट के मिडिल में स्थित है भारत। आप मैप उठाकर देख लें, आपको मैं ही दिखा देता हूं। ये देखिए पूरा एशिया मैंने बताया, ये हो गया एशिया का पश्चिमी भाग, वेस्टर्न, और ये हो गया ईस्ट और वेस्ट दोनों के मध्य में आपका भारत, हमारा भारत स्थित है। इसलिए कहा जाता है एशिया कॉन्टिनेंट के ईस्ट और वेस्ट के मिडिल में भारत स्थित है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि एशिया कॉन्टिनेंट का भारत जो है दक्षिणी विस्तार माना जाता है, सदर्न एक्सटेंशन माना जाता है। हमेशा याद रखिए, दक्षिण एशियाई देश है, कहते भी हैं दक्षिण एशियाई देश। और दक्षिण एशियाई देश में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? भारत है। ठीक है, ताकतवर मतलब ऐसा नहीं है कि युद्ध के क्षेत्र से ही देखा जाए। ताकतवर कहने का मतलब कई क्षेत्रों में भारत अपना अग्रणी स्थान रखता है। ठीक है मित्रों, अब प्रश्न उठता है कि आप कभी कभी सुने होंगे, कभी क्या आमतौर पर सुनते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? अब चूंकि
जो भारत है अपना, ये कोई महाद्वीप नहीं है। आप देख पाएंगे एक महाद्वीप में, एक कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, लेकिन हम फिर भी भारत को महाद्वीप तो नहीं कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उपमहाद्वीप भी नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत महाद्वीप से छोटा है और उपमहाद्वीप से भी छोटा है। भारत एक छोटा सा देश है, ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एरिया वाइज भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है, 7वें नंबर पर है, लेकिन फिर भी हम उपमहाद्वीप कहते हैं। अब चूंकि जो भारत की विशालता है ना, ग्रेटनेस है, वो एवं बाकी एशिया से, अन्य एशिया में जितने भी देश हैं, ठीक है, वो भारत जो है अपना समुद्र, सी, पर्वत, पठार से बटे होने के कारण, ठीक है, भारत अपना जो है मित्रों समुद्र, माउंटेन, प्लेटू, आप भारत भ्रमण करें तो आपको भारत में पर्वत, पठार, समुद्र, ये सब इंडियन ओशियन दक्षिण में है भारत के, आप देख पाएंगे। भारत का आधा हिस्सा तो महासागर में स्थित है कुल मिलाकर। कैसे? लक्षद्वीप चला गया बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, सॉरी अरेबियन सी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह चला गया बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। भारत का जो दक्षिणी भारत है अपना, जो दक्षिण भारत है, वो कुल मिलाकर इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में स्थित है। तो ये हो गई एक विशालता। दूसरी, हिमालय जिसका मुकुट हो, भारत के उत्तर में देखिए पूरा हिमालय सुरक्षित कर रखा है भारत को, एक दीवार की भांति खड़ा है, ठीक है। आ जाइए दक्षिण भारत में, आप देखते होंगे दक्षिण भारत का पठार, ठीक है, पेनिनसुला ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, जो दक्षिणी प्रायद्वीप है हमारा, दक्षिण प्रायद्वीप है, साउथ पेनिनसुला है अपने इंडिया का, आप जानते हैं। तो ये सब देखते हुए ये अन्य बाकी एशियाई कंट्रीज में नहीं है। जो ये भारत की विशेषता है, जो ये भारत के फीचर्स हैं, जो भारत की ये प्रॉपर्टी है, ये भारत को विशाल बनाती है और अन्य देशों की तुलना में, ठीक है। इसलिए भारत को एक टाइटल दिया जाता है, क्या? उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट भारत को कहा जाता है, इसी विशालता, इसी ग्रेटनेस के चलते, ठीक है। मित्रों, एनसीईआरटी की बुक्स में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप है, उसमें अन्य देशों को शामिल किया जाता है, लगभग 5 देश। कौन कौन से? भारत तो स्वयं है ही है, अब भारतीय उपमहाद्वीप है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत जो है शामिल नहीं करेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय नाम आ गया तो भारत अपने आप आ जाएगा, जी नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप कैसे कहा गया? देखिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सभी भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत ये आते हैं। चलिए दोस्तों, भारत के बारे में अगर जानना है और भी ज़्यादा तो आइए मेरे साथ बने रहिए। भारत के पूर्व में, ईस्ट साइड, भारत के पूर्व में इंडो चीन प्रायद्वीप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इंडो चीन प्रायद्वीप, पेनिनसुला पाया जाता है, ठीक है, स्थित है। तथा पश्चिम में वेस्ट साइड अरब प्रायद्वीप है। कौन है? अरब प्रायद्वीप, अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, इंडियन ओशियन स्थित है, ठीक है। अब चूंकि हिंद महासागर को हिंद अपने देश के नाम पर क्यों रखा गया? अब चूंकि हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में भारत के जैसे, ठीक है, ऐसे किसी भी देश की तटीय सीमा जो कोस्टल बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री अर्थात तटीय सीमा जैसे भारत की है ना, वैसे किसी अन्य देश की नहीं है। आप मैप उठाकर देख लें, आप ग्लोब उठाकर देख लें, आपको मैं दिखाई देता हूं, गौर कीजिए, ध्यान से देखिए जरा। ये है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। भारत की स्थिति आप देख लीजिए, अलग ही दिख रही है, ठीक है। तो जिस प्रकार भारत की स्थिति है इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में, अन्य किसी भी देश की स्थिति नहीं है। तो इस कारण इस महासागर का नाम इसी देश के आधार पर रख दिया गया, इसी देश के नाम पर, अर्थात हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम हिंद महासागर कर दिया गया। अब जान लेते हैं भारत का नामकरण। देखिए, पहले भारत नहीं था, हिमालय और विंध्य पर्वत, जो विंध्यन माउंटेन है, इसके बीच का जो रीजन था, जो भाग था, वो जो क्षेत्र था, वो प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त या आर्यावर्त कहलाता था। क्या आप जब ऋग्वैदिक एज पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल, वहां पर इन नामों की चर्चा की गई है, ठीक है। आप वीडियो पर सफर विजिट कर सकते हैं, ठीक है।
तो ब्रह्मावर्त और आर्यावर्त हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच के क्षेत्र को कहा गया। वहीं जब उत्तर पश्चिम क्षेत्र से, जो नॉर्थ और वेस्ट साइड से ईरानी और यूनानी आते हैं, उन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा? जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, उसे हिंदोस कहा, अर्थात इंडस कहा। तो सिंधु नदी को हिंदोस नदी कहा या कहें इंडस रिवर कहा। किसने? ईरानी और यूनानियों में, ईरानी और यूनानियों ने। जबकि ईरानियों ने, केवल अगर बात की जाए, ईरानियों को पारसी भी कहा जाता है, पारसियन, ठीक है। तो ईरानियों ने प्रॉपर सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा था, ठीक है। यहां देखिए, ईरानी प्लस यूनानी ने सिंधु को हिंदोस कहा, जबकि केवल ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी और सप्त सैंधो प्रदेश को हप्त हैंदो प्रदेश कहा, सॉरी, सप्त सैंधो प्रदेश को हप्त सैंधो प्रदेश कहा, और देश को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। ये सबसे पहले ईरानी या कहें पारसियों ने कहा, ठीक है। मित्रों, जो ईरानी और यूनानी थे, सिंधु नदी को हिंदोस नदी या इंडस रिवर कहते थे, जबकि इंडस रिवर के जो पूर्व में लोग रहते थे, लोगों का समुदाय रहता था, लोगों का समूह रहता था ईस्ट साइड, उन्हें हिंदू शब्द से संबोधित किया। अर्थात ये है सिंधु रिवर, जम्मू कश्मीर में बह रही है, ठीक है। ये देखिए, तो इसके साइड जो पूर्व में लोग रहते थे, लोगों का समुदाय रहता था, अब चूंकि ईरानी यूनानी उत्तर और पश्चिम से आ रहे हैं और सिंधु रिवर के, सिंधु नदी के पूर्व में जो लोगों का समुदाय, जो लोगों का ग्रुप रहता था, उसको ईरानी यूनानियों ने क्या कहा? हिंदू। तो हिंदू जो वर्ड है, सबसे पहले ईरानी और यूनानियों ने प्रयोग किया, ठीक है। चलिए मित्रों, ऋग्वेद में भी इस ग्रुप का, जो ये समुदाय मैंने अभी बताया, ऋग्वेद में भी इस ग्रुप का, इस समुदाय का उल्लेख किया गया है। लेकिन किंतु बाद में इस समुदाय का प्रयोग, जहां पे ये लोग रहते थे, उस क्षेत्र को एक देश के रूप में जाने जाना लगा था। लेकिन यदि बात की जाए हिंदुस्तान शब्द का जो व्यापक प्रयोग किया गया, एक्सटेंसिव यूज देखने को मिला है, व्यापक प्रयोग देखने को मिला है, वो मेडिएवल अरेबिक राइटर्स के द्वारा देखने को मिला है। अर्थात जो मध्यकालीन अरबी लेखक हैं, उन्होंने इस देश को, इस क्षेत्र को हिंदुस्तान शब्द सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया है, ठीक है। मित्रों, भारतवर्ष का जो सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिला है, वो विष्णु पुराण में देखने को मिलता है। कितने पुराण मैंने बताए थे? 18 पुराण, ठीक है। सबसे बड़ा पुराण का नाम बताएं, सबसे प्राचीन नाम का पुराण, सबसे प्राचीन जो पुराण है उसे, उसका नाम बताएं, सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन, ठीक है। तो भारतवर्ष जो शब्द है, यह सबसे पहले देखने को मिलता है विष्णु पुराण में। लेकिन भारतवर्ष जो रिकॉर्डेड अभिलेख है, फर्स्ट रिकॉर्डेड अभिलेख, ठीक है, या कहें पहला प्रथम अभिलेखीय प्रमाण जो है, फर्स्ट रिकॉर्डेड अभिलेख लिखा हुआ पत्थरों पर, ठीक है, वो कहाँ मिला है? हाथी गुम्फा अभिलेख में, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में, या कहें रिकॉर्ड में ये शब्द उल्लेखित किया गया है, लिखा गया है। लेकिन पत्थरों की बात कर रहा हूं, रिकॉर्डेड, ठीक है। आपके लिए प्रश्न है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसने खुदवाया था, किसने उत्कीर्ण करवाया था, ठीक है। आपके लिए प्रश्न है, खारवेल था, समुद्रगुप्त था, कौन था? आप बताएंगे। चलिए, जो चीन देश के लोगों ने, या कहें चीनियों ने भारत के लिए, या कहें इस देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? वो शब्द था ये नेन्तु। क्या था? ये नेन्तु, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग इस देश के लिए किया, अर्थात भारतवर्ष के लिए किया, ठीक है। मौर्य काल में, या कहें बौद्ध ग्रंथों में, भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। क्या कहा गया है? जम्बूद्वीप। तो ये रहा दोस्तों भारत का भौगोलिक परिचय, सामान्य भौगोलिक परिचय। आपने जाना भारत किस गोलार्ध में है, भारत की आकृति कैसी है, भारत के पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है और साउथ में कौन है, भारत को उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश आते हैं, ये जाना। भारत का नाम कैसे, इंडिया, इंडस, इसके बाद हिंदुस्तान, इसके बाद भारतवर्ष, इसके बाद जम्बूद्वीप, इस प्रकार के विभिन्न नामों का उल्लेख भारत के लिए किया गया है। तो आज आपने भौगोलिक परिचय जान लिया है। इसके इतना ही रखेंगे। जो अगला भाग होगा हमारे वीडियो का, हमारे भूगोल के इस क्रम का, वो होगा
भारत की प्रादेशिक संरचना, ठीक है, और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी आप जानेंगे, ठीक है। भारत की प्रशासनिक संरचना और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो जानेंगे, केंद्र शासित प्रदेश जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। मैं बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनाऊंगा, अपना ही रहा हूं, ठीक है, आधार से शिखर तक, ठीक है। तो बेसिक से आप पढ़ें, बहुत शानदार तरीके से आप जानेंगे भारत के बारे में, ठीक है। तो मैंने बहुत सारा प्रयास किया है इस सामग्री को कलेक्ट करने के लिए, तो मेरी मेहनत को साकार स्वरूप प्रदान करें। इसके लिए 4 चीज़ें: वीडियो को पूरा देखें, लाइक अवश्य किया करें, कमेंट करके बताएं, प्रेरित करें, प्रोत्साहन दें हमें, ताकि मैं कुछ और भी अधिक अच्छा कर पाऊँ आपके लिए, ठीक है। और ज़रूरतमंदों तक इसे शेयर करें। आपका एक क्लिक मेरे इस मेहनत को एक पारितोषिक प्रदान करेगा, ठीक है। तो और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी तो अपनी जगह है ही, साथ में अन्य विषय भी आएंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास का जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसका मैंने एक एक चीज पढ़ाया है, एक भी बिंदु मैंने नहीं छोड़े हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की, ठीक है। आप कहीं भी देख लें, आप किसी भी पुस्तक में देख लें, आप किसी भी यूट्यूब चैनल्स में देख लें, आप किसी भी कोचिंग संस्थान में देख लें और तुलना करेंगे। हाँ, उसके लिए आपको पहले मेरे कंटेंट की गहराई को मापना होगा, ठीक है। मेरे कंटेंट के लेवल को मापना होगा, उसकी गहराई को मापना होगा, फिर आप किसी अन्य माध्यम से तुलना कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।